शादी का तो ज्योतिष में पता चल जाता है कि शादी होगी इन दोनों लोगों की। क्या तलाक का भी पहले से पता चल जाता है क्या? हाँ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि इस समय हमारे पास रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि पहली चीज़ तो है कि रिश्ता होगा कि नहीं होगा इस जगह। दूसरा प्रश्न आता है कि यदि होगा तो कैसा चलेगा। ये शादी के पहले के प्रश्न है। जब शादी हो जाती है तब लोग आते हैं बहुत ही ज़्यादा इस तरह के प्रश्न लेके कि शादी अब इतनी, हमने तो कुंडली वगैरह मिलाई थी, शादी चल ही नहीं रही है ना। या तो लड़की की तरफ से प्रॉब्लम है या लड़के की तरफ से, जो भी अपने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है एक दूसरे के साथ। तो कुल मिला के ये है कि शादी विवाह के बारे में कुंडली में तो पूर्णतः जो चीज़ें दी रहती है वो सत्य ही होती है। सिर्फ जो फर्क पड़ता है कि आपने कुंडली कहाँ मिलवाई, किससे मिलवाई, कैसे मिलवाई है, और वो व्यक्ति जिससे मिलवाई वो कितना जानकार है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि शादी के लिए हमेशा किसी भी कुंडली में 7वां घर देखा जाता है। 7वां घर आपके किसी भी व्यावसायिक रिलेशनशिप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप करेंगे तो वो चलेगी या नहीं चलेगी। तो यदि आपको लगता है कि आपकी शादी बहुत अच्छी नहीं चल रही है और बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही है, तो आप ये समझिए कि फिर आपकी शादी में इमोशनल इश्यूज ज़्यादा है। लेकिन आपकी शादी चल रही है और बिजनेस नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ करेक्शन करना चाहिए। ज्योतिष तो आपको एक राह बता देता है कि आप किस तरह से जाएंगे। जैसे मैंने कहा 7वां घर, अब मान लीजिए कि 7वें घर में शनि बैठा है। किसी भी व्यक्ति के 7वें घर में यदि शनि बैठ गया है तो उस व्यक्ति का विवाह वैसे ही देर से होगा, क्योंकि शनि देरी के कारक है। 7वां घर विवाह का भी है। ऐसा व्यक्ति जीवन में यदि किसी के साथ किसी तरह की व्यावसायिक पार्टनरशिप करता है तो वो सफल भी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर उतनी ज़्यादा क्षमताएं, उसके अंदर चीज़ों को सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह से शादी तो होती है, उन लोगों की शादी चलती है, टिकती है। लेकिन यदि वहीं राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, तो ऐसी सिचुएशन आती है कि व्यक्ति के अपने जीवन साथी से इतने ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं कि वो शादी चल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर एक मंगल का आता है कि मंगल दोष एक तरह का होता है शादी में, उसके कारण व्यक्ति का एग्रेशन बहुत होता है, क्योंकि मंगल गुस्से का भी कारक है। तो यदि दोनों में से एक व्यक्ति मांग ली और दूसरा नहीं है, या उसका शनि भी खराब है, तो फिर ये दिक्कतें व्यक्ति की शादी में लगातार चलती है। हमारे एक बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं जो कि पहले से डिज़ाइन थी, लेकिन अब उसको हम लोग रेमेडी में बताते। पहले वो लाइफ स्टाइल का हिस्सा थी कि आप सुबह उठ के, कोई भी स्त्री है जो विवाहिक स्त्री है वो उठ के तुलसी जी को जल अर्पित करेगी, स्नान वगैरह करके तुलसी जी के जो फेरे हैं वो लेंगे। समय समय पे अलग अलग व्रत आते हैं। यानी आपकी जीवन में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है पूरी लाइफ स्टाइल से, कि आप ये व्रत करेंगे, आप इस तरह से सुबह से उठ के ये लाइफ स्टाइल। ऐसे पुरुषों के लिए भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे सनातन में स्त्रियों के लिए बोला गया। तो वो जब कॉम्बिनेशन बनता है कि दोनों में ही सामंजस्य बढ़ रहा है, तो शादी टिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है कि इस समय में दोनों वर्किंग है, हमको उनको ये चीज़ें रेमेडी में बतानी होती है कि आप सुबह उठ के तुलसी में जल डालिए, पीपल में ये कीजिए उपाय, गाय को रोटी खिलाइए। ये बेसिकली ये ज्योतिष के उपाय नहीं है कमल जी, ये सारे के सारे लाइफ स्टाइल है जो हमारे यहाँ दी हुई है बाय डिफॉल्ट, आपको करने का है। लेकिन अब क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में वो नहीं है, दूसरी चीज़ों ने स्थान ले लिया है, तो हमको उसको उपाय के माध्यम से करवाना पड़ रहा है। गाय को गुड़ खिलाना, गाय को गुड़ खिलाने से क्या होता है, बेसिकली गाय को जब आप गुड़ खिलाएंगे तो गुड़ सूर्य का कारक है, और गाय में इतने देवी देवता बसते हैं, गाय को हम माता के रूप में पूछते हैं। तो आप जब उस गुड़ को, उस मीठे को गाय को खिलाएंगे तो ये निश्चित है, सुनिश्चित हो गया कि आपके जीवन में वो फ्रीक्वेंसी आएगी जो आपने गाय के पास जाके अर्जित की है। आपके ऑरा में चेंज आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप गाय को घास खिलाने के लिए कहा जाता है, बुद्ध ठीक हो जाएगा। सूर्य, जैसे गुड़ खिलाने की बात की है गाय को, तो सूर्य आपका मजबूत होगा, सूर्य का कारक हो गया। मंगल आपका मजबूत हो जाएगा, मीठी चीज़ें। तो इस तरह से जो लाइफ स्टाइल में बहुत छोटे छोटे बदलाव करके उपाय, मान लीजिए शिव जी को जल चढ़ाने के बारे में कहा गया। जैसे गर्मियों में बहुत सारे लोगों को मैं ये उपाय देती हूँ कि आप जाइए शिव मंदिर में, अपने घर से ठंडा जल भर के ले जाइए एक कलश में, तांबे के कलश में, और भगवान शिव को अर्पित कीजिए, उसमें एक चुटकी काला तिल डाल के। ये कोई बहुत बड़ा आपके जीवन में ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं कर सकते या करेंगे तो कोई बहुत, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस ठंडे जल को भगवान शिव को अर्पित करते हैं, आपके जीवन में वो ठहराव आने लगता है। जल
70 से 80% वैज्ञानिक तौर पे हम जानते हैं हमारे बॉडी में जल है, उस जल की फ्रीक्वेंसी आप उस शिवलिंग के साथ मैच कर रहे हो। इजंट इट अ साइंस? आप वहां जाके अपनी उस ब्लेसिंग्स को आप बढ़ा रहे हो, आप इमोशनल बैलेंस हो रहे हो, क्योंकि हमारे ज्योतिष में बताया गया है कि जल हमारे मन का कारक है, जल चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा हमारा मन है। आपने जल अर्पित किया, आपने अपना मन अर्पित किया, चंद्रमा बैलेंस हो गया, मन स्थिर हो गया। कितना साइंटिफिक है, इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं इंसान को, कोई बोले तो कर देना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि लोग दिमाग लगाते हैं, हम तो इतने दिन से कर रहे थे, ये नहीं हुआ, उसकी बजाय मैं कहूंगी कि आप उसको कीजिए और उसको पूरी श्रद्धा और भक्ति से कीजिए, ताकि वो साइंस के ऊपर से काम करने लगे। साइंस को समझने की जरूरत नहीं है, स्पिरिचुअल साइंस को समझने की आवश्यकता नहीं, उसके भाव से कनेक्ट होने की जरूरत है।